दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू आता न्यूज नेटवर्क और मैं गोंदिया से देवेंद्र दमाय। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आमगांव देवरी विधानसभा क्षेत्र को लेकर और देवरी पंचायत समिति के जो पूर्व उपसभापति थे वही आज पंचायत समिति के सभापति है अनिल कुमार बिसेन, जो अक्सर चर्चाओं में नाम गूंजते रहता है और आमगांव देवरी विधानसभा क्षेत्र की नहीं तो पूरे विधानसभा क्षेत्र जैसे सालेकस्सा, देवरी, आमगांव यह क्षेत्र में विकास कार्यों की गति को लेकर हम बात रखते रहते हैं इनके जरिए। तो सबसे पहले आपका चैनल में स्वागत है। नमस्कार, मैं अनिल कुमार बिसेन, देवरी पंचायत समिति सभापति। अभी दमाही जी मेरे पास कुछ विकास कामों को लेकर चर्चा को लेकर यहाँ आए हुए हैं। अब विकास कामों को लेकर दमाही जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले करीबन 2.5 साल पूर्व, यानी अभी तो करीबन 3 साल पूर्व ही बोलना पड़ेगा, मैं अभी 6 महीने से यहाँ भी सभापति हूँ और 6 महीने पूर्व मैं उप सभापति था। तो उप सभापति जिस वक्त से मैं अपने पदभार को संभाला और उप सभापति पद पर बैठा, तब से मैंने कई विकास कामों को लेकर अपने पंचायत समिति के माध्यम से क्या क्या कर सकते हैं इन सभी योजनाओं का अभ्यास किया। उसके बाद में फिर मैंने अपने कामों को गति देते हुए कई कामों को अंजाम देने की कोशिश किया। सबसे प्रथम तो मैंने गांव खेड़े में ये बहुत सारी छोटे छोटे घरकुल की समस्याएं थी। ये घरकुल की समस्याओं को लेकर क्या होता था कि यहाँ पूरा इस टाइप से मामला हो चुका था कि कई लोग बेचारे घरकुल के मामले लेकर पंचायत समिति में कंटिन्यू आते थे, लेकिन उनको जिस हिसाब से मांगनी रहती थी उस हिसाब से उनके काम होते नहीं थे। तो उनको मैंने जहाँ क्या हो सकता है पूरे के पूरे सर्वे कराए हमने। पहले अ यादी ब यादी के कुछ घरकुल बन चुके थे, लेकिन ड की यादी बहुत दिनों से उनको अंजाम नहीं दिया जा रहा था। उसके ऊपर मैंने काम चालू किया। तो जितने भी मेरे ख्याल से हर गांव में 100 से लेकर 150 अभी मेरे उपसभापति बनने के बाद मेरे ख्याल से ज़्यादा 50 या 100 हर गांव में बचे होंगे घरकुल के लिए। नहीं तो सभी लोगों को हमने वहाँ घरकुल की व्यवस्था करा दी है और उनके खाते में पहले 15,000 फिर 45,000 ऐसे कर करके पूरे 4 स्टेप में करीबन 1,40,000 के करीबन 1.5 लाख का पूरा घरकुल का पेमेंट जाता है। उसमें अपन ने 1,30,000 उनके खाते में डायरेक्ट पैसे मार दिए और कुछ मनरेगा के माध्यम से मस्टर के माध्यम से 28,000 के आसपास वो रुपये अपन ने डाले। ऐसा करके 1.5 लाख रुपए उनको अपन ने दे चुके हैं। ये अब जहाँ घरकुल का माध्यम था 1.5 लाख में तो उनका घर बनता नहीं, ये सिर्फ प्रोत्साहन पर राशि रहती है। लेकिन हमने क्या सोचे कि जो अगर घर उनके घर में जानवर भी रहते थे तो फिर अपन ने क्या काम किए, उसी गाँव में उसी घर में जिस प्रकार घरकुल दिया गया था घरकुल उसी प्रकार 1.5 लाख का गोठा भी अपन ने दिए। जिसके घर में अगर 8-10 जानवर है और 10 के ऊपर अगर 12 के ऊपर अगर जानवर होते हैं तो उसको अपन 2 लाख तक भी गोठा दिए। लेकिन जिसके घर में 6-7 जानवर है उन सभी किसानों को अपन ने 1.5 लाख का गोठा मुहैया कराए। और 1.5 लाख के गोठे में भी मेरे ख्याल से एक भी ऐसा गांव नहीं छूटा होगा कि जिस गांव में 150 से 200 लोगों को गोठा नहीं मिला हो। ऐसे सभी लोगों को अपने, तो उस माध्यम से क्या हो गया, ये 1.5 लाख का घरकुल और 1.5 लाख का गोठा, उस माध्यम से उसने घर से जोड़कर गोठा भी बनवाया। और हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आपने देखे होंगे तो जिस प्रकार घर बनता है तो उसके बाजू में छप्पर निकालते हुए वहाँ गोठा बन जाता है, तो उसको आसानी होती है। अपने यहाँ जानवर भी वही बांधा जाता है और वो रहता भी वही है, क्योंकि जिस हिसाब से आर्थिक स्थिति होनी चाहिए, कुछ मेरे ख्याल से 5 से 10% लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, नहीं तो बाकी लोगों की उतनी स्थिति नहीं होती। लेकिन इस छोटे मोटी राशि हमारे पंचायत समिति के माध्यम से जाने से उनको कम से कम ज़्यादा कुछ नहीं तो घर और गोठा मिलाकर एक अच्छा उनको घर मिल गया और उस माध्यम से जानवर की भी व्यवस्था हो गई और आदमी की भी व्यवस्था। आपने जो है कि यही क्षेत्र में एक कार्यक्रम था और जिले के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आए थे और वहाँ पर जो है मनरेगा के माध्यम से जो गोठा रहता है उस गोठे की भी बात कही थी और कुछ लोगों ने जहाँ तक के शिकायत किए थे और शिकायत के आधार पे जो है जांच बैठी थी। यही जानकारी जो है अक्सर चर्चाओं में चली थी देवरी की, तो इस पर क्या कहोगे। और उस समय का जो सबसे बड़ा कार्यक्रम था उस कार्यक्रम में इस बात का आपने जो है खंडन भी रखे थे कि आदमी और जानवर एक साथ रहते हैं, तो कहाँ गलत हुआ है। देखो क्या हुआ था, इसके पूर्व के हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल पाटिल साहब थे और अनिल पाटिल साहब को तकरार किए थे जिला परिषद में। तो उन्होंने मेरे बड़े गांव में और कुछ अन्य 2-3 गांव में उन्हें उसकी चौकसी किए थे। मेरी इतनी ही विनंती थी सर के साथ कि सर जिस प्रकार अधिकारी को आप साथ में लेके जाते हैं इंक्वायरी में, तो मेरी इच्छा है कि मैं उप सभापति उस समय था तो मेरे को भी साथ में लेके जाओ ताकि मैं भी देख सकूँ कि जो लोगों ने शिकायत की है वो शिकायत कहाँ तक सच है।
तो पाटिल साहब ने खुद मेरे साथ दौरा किए थे। तो मैंने कुछ ग्रामीण भागों में अपने ही बड़े गांव में, अपने टोले वाले गांव में गया और उनको मैंने शाम के 5 से 6 बजे की बात थी, उनको उस समय किसान लोग कुछ काम धंधा करके घर में आ चुके थे। उनको मैंने ये चीज़ दिखाया कि देखिए सर, यहाँ आप जानवर भी वहीं बंधा था और वहीं अंदर वाले एक कमरे में आदमी की खटिया लगी थी। अब वो आदमी अंदर में सोता था, उसी के आंगन में जहाँ छप्पर लगी थी वहाँ पे उसने जानवर बांधा था। साहब को मैंने बोला, बताइए साहब आप कि ये घर है कि गोठा है, आप ये मेरे को बताइए सबसे पहले। तो साहब थोड़े कंफ्यूज हुए। साहब ने बोले घर और गोठा में समझे, ये तो घर ही है। बोला साहब अगर ये घर है तो फिर यहाँ जानवर क्यों बंधा है, आप ये बताइए। तो बोले फिर गोठा हो सकता है। बोला साहब आप कंफ्यूज हो कि ये गोठा है कि घर है, तो ये बताइए आप मेरे को कि यहाँ अब इसको गोठा समझेंगे कि घर समझेंगे। इसका मतलब ये है कि अपने यहाँ आदमी और जानवर साथ में रहता है, छप्पर में जानवर को बांधता है, अंदर में खुद सोता है। तो ये आप तकरार ये है कि यहाँ इनने गोठा बनाया नहीं। जब गोठा यहाँ आदमी और जानवर जब साथ में रह रहा है तो गोठा कौन सा है और घर कौन सा है, आप कैसे समझोगे। इसका मतलब साहब इस दोनों मिलाकर यहाँ सब कुछ बनाया गया है। और यह अच्छी बात है कि अपने यहाँ कम से कम पैसे का दुरुपयोग नहीं हुआ और घर के साथ उसने गोठा भी बनाया, क्योंकि छप्पर में अपने बैल बांध रहा है। इस प्रकार से साहब ने फिर समाधान किए और उसके बाद में अच्छी अपने को क्लीन चिट मिली कि सही में लोगों ने उसका अच्छा उपयोग किया और पैसे का दुरुपयोग नहीं हुआ है। और कई लोगों की जो तकरार करते थे वो भी शांत हो गए, उनको भी समझ में आ गई बात कि ये तकरार कोई देखो, खास तौर पर तकरार जो होती है, तकरार का मुख्य उद्देश्य तो कुछ लोगों का रहता है कि हमको कुछ मिल जाए, ऐसा है। और तकरार करने के बाद में उनको लगता है कि जिनकी तकरार की हमारे तक आए और उनको कुछ दे दे तो फिर हम तकरार को पीछे ले लें। लेकिन यहाँ देने की कहाँ से बात आ गई, देखो। और कुछ लोगों की तकरार तो इस बात को लेकर थी कि गोठा कॉन्ट्रैक्टर बनाता है, जबकि गोठा कॉन्ट्रैक्टर नहीं बनाता, वो एक वैयक्तिक लाभ है और डायरेक्ट उसके खाते में पैसा जाता है। आज आपको मालूम होगा नरेगा के माध्यम से जिस प्रकार मजूरी का पैसा उसके खाते में जाता है, उस प्रकार मटेरियल का भी पैसा डायरेक्ट उसके खाते में जाता है। तो अब भ्रष्टाचार की तो बात ही नहीं हो सकती। कैसी कैसी भ्रष्टाचार की बात होगी, कहाँ से कॉन्ट्रैक्टर आ गया वहाँ पे। कॉन्ट्रैक्टर का कोई विषय नहीं था। कुछ तकरार करता आज भी उसी स्थिति में तकरार कर रहे हैं। अब वो तकरार करते रहे, उससे हमको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। काम करने वाले आदमी के पीछे 1000 लोग भिड़े रहते हैं, लेकिन काम करने वाला आदमी कभी रुकता नहीं और न कभी रुकने वाला है। नरेगा के माध्यम से एक नाडेप की स्कीम है। हाँ। और जो कचरा है वह नाडेप के जरिए साझा कर सकते हैं। आपके देवरी तहसील में अब तक के कितने नाडेप के विकास काम हुए हैं? देखो, हर गांव में नाडेप की टाकियाँ बनी है, नहीं बनी है ऐसा नहीं है। अब कैसा होता है, नाडेप की टाकियों में सिर्फ कचरा ही नहीं डालना है अपने को, उसके वहाँ अपने घर का जो पाला पाचोड़ा, घर में अपन जो सब्जी भाजी जो बनाते हैं और उसका कुछ वेस्ट जो निकलता है वो वेस्ट भी उसमें डालना है। उस माध्यम से वहाँ खत तैयार होना चाहिए, ये उसका मेन उद्देश्य था। लेकिन क्या होता है, अभी खास तौर पर गांव खेड़े में उसकी उतनी जागरूकता नहीं हुई है, लेकिन हर घर में टाकियाँ बनी है और वो टाके का उपयोग बहुत सारे, मेरे ख्याल से 70% लोग अभी भी कर रहे हैं। उसमें कचरा कड़ी डाल रहे हैं और उस माध्यम से जहाँ भी उनको बाद में जो थोड़ा बहुत जो खत तैयार हो रहा है वो निकाल के अपने खेतों में डाल रहे हैं। देवरी के विकास की अगर बात की जाए तो साथ में ही विधानसभा क्षेत्र की भी बात कह सकते हैं। आपके यहाँ पे धासगढ़ तीर्थस्थल का दर्जा प्राप्त है, कचारगढ़ है, ऐसे कई सारे जो तीर्थस्थल प्लेस है, वहाँ की अगर विकास की बात की जाए तो किस प्रकार विकास हुआ है? देखो, हमारे आमदार जो है संजय पुराम साहब, उन्होंने 2014 से लेकर आज 24 तक, मैं तो बोलता हूँ 14 से लेकर 19 तक जब वो आमदार थे और 19 में कुछ कम वोटों से वो हारे, लेकिन वो आमदार नहीं थे ऐसा हमको महसूस ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 14 से लेकर 19 तक जब आमदार थे, जितनी गति से काम चलते थे उतनी ही गति से संजय पुराम साहब ने 19 से लेकर 24 तक आमदार नहीं थे तो भी उतनी ही गति से उन्होंने काम किए। और रही बात ढासगढ़ की डेवलपमेंट की, विकास कामों की, तो आपको मैं एक बता दूं कि 14 में तो छोटी मोटी शुरुआत थी। जिस समय वो आमदार नहीं थे उस समय ज़्यादा उसका डेवलपमेंट किया उनने, उसके लिए उससे उस समय ज़्यादा निधि लाए। अभी तो मेरे ख्याल से शुरुआत है, आज 6 महीने हुए वो आमदार पद पर बैठे हुए हैं, उसके बाद में कई वहाँ डेवलपमेंट। लेकिन आज आप ढासगढ़ जाके देखो तो आपको ऐसा लगेगा सिर्फ तीर्थस्थल नहीं है वो, तो वह पर्यटन स्थल बन चुका है। ये सबसे बड़ी बात है। एक तरफ देखा जाए तो देवरी में जिस समय पूर्व विधायक थे
सहसराम कुरोटे और एक रास्ता है जहाँ तक के पिपरिया का एक रास्ता है। पिपरिया के रास्ते को लेकर वहाँ के कुछ लोगों ने अनशन भी किए थे और वही के जो उपसरपंच थे गुनाराम मेयर वह अनशन पर बैठे थे। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो विकास कामों को लेकर उनके गांव का डेवलपमेंट कहीं ना कहीं पीछे था। आपको क्या लग रहा है इस पर से? देखो, गुनाराम मेहर वाकई एक अच्छा कार्यकर्ता है और अच्छा वर्कर है। वो आदमी उप सरपंच था, उस समय भी अच्छे कामों को लेकर यानी जनता के साथ रहता था। सहसराम कोरोटी जी जो आमदार थे, मैं उनके बारे में बहुत कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन उस समय संजयपुरम आमदार नहीं थे, फिर भी उनका साथ दिए और आज भी वो जितने रोड रास्ते की मांग हुई थी वो सभी रोड पुराम साहब ने वहाँ निपटा दिए थे। अच्छा, एक तरफ देखा जाए तो आज आमगांव देवरी विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो आमगांव देवरी विधानसभा क्षेत्र में जिस समय विधायक नहीं थे उस समय भी कई सारे विकास काम तो हुए, दिव्यांग हो या दिव्यांग के लिए निधि की बात हो। आपको बताता हूँ दिव्यांग के देखो, आमदार को दिव्यांग के लिए बहुत सारी निधि आमदार को रहती है और 19 से लेकर 24 तक वो आमदार नहीं थे, लेकिन जैसे ही 24 को आमदार बने 6 महीना पूर्व आप जानकारी ले सकते हैं, कम से कम 60 जो ई रिक्शा है, ई रिक्शा का वाटअप किया गया। और अभी आपको मालूम बैटरी वाली जो गाड़ी थी, बैटरी वाली गाड़ी करीबन 60 है, उसके बाद वो बजट करीबन 400-500 रिक्शाओं का बजट है और बाकी के बहुत जल्द दिवाली के आसपास बाकी के पूरे रिक्शा आने वाले हैं और जितने दिव्यांग लोग हैं फ्री ऑफ कास्ट उनको अपन दे रहे हैं। और आमदार साहब का कहना है कि पूरे क्षेत्र में जितने भी दिव्यांग होंगे, यानी सिर्फ देवरी की बात नहीं, देवरी, सालेकस्सा, आमगांव, इन तीनों तालुका में जितने दिव्यांग होंगे सभी दिव्यांगों को, कोई भी एक भी दिव्यांग व्यक्ति को बिना साइकिल से नहीं रहना चाहिए और उसको बैटरी वाली साइकिल अपन देने वाले हैं, यह आमदार साहब का कहना है। और आने वाले समय में हर व्यक्ति को मिलेगा, ये मुझे विश्वास है। और ये आप डेवलपमेंट में बताते बताते मैं एक रुक गया, आपको बताता हूँ कचारगढ़, सिर्फ ढासगढ़ नहीं, कचारगढ़ को इतना डेवलप करना है कि आप उसकी सोच नहीं सकते, अपनी कल्पना से परे इतनी विकास गंगा आमदार साहब ने विचार किए हैं। अब वहाँ रोपवे का बहुत बड़ा ही चल रहा है कि वहाँ 2 पहाड़ियाँ आपने कभी देखे होंगे, गए होंगे तो उन दोनों पहाड़ियों को जोड़ने के लिए रोपवे देने की तैयारी चल रही है और रोपवे के माध्यम से लोग वहाँ पर्यटन बढ़ेगा। और आज जितना हाजरापाल वहाँ से नज़दीकी है, हाजरापाल और कचारगढ़, ये दोनों को यानी वहाँ के पर्यटक यहाँ आना चाहिए, यहाँ के पर्यटक वहाँ जाना चाहिए। और कचारगढ़ का कितना डेवलप कर सकते हैं, वो पूरा डेवलपमेंट आज आमदार साहब ने अपने सर पे लिए है और पूरी जिम्मेदारी खुद के ऊपर लेते हुए अभी उसका विकास कामों का काम शुरू कर दिया है। हम आते हैं सीधा देवरी पंचायत समिति के तरफ। जिस समय आप उपसभापति थे उस समय कई सारे विकास काम किए। आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से ग्राउंड लेवल पर पंचायत रहती है और पंचायत के लिए क्या करना चाहिए, ऐसा कुछ नया संकल्प? आज तो आप सभापति हो, आपकी संकल्पना क्या है? देखो, अभी मेरे सामने बहुत सारे विषय जो विकास कामों को लेकर थे। विकास कामों में रोड, रास्ता, नाली ही नहीं आता तो अपन सर्वांगीण विकास किसको बोलते हैं? अपन स्कूलों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, दवाखानों की तरफ ध्यान देना चाहिए, आज मेडिकल की फैसिलिटीज़ क्या है उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। अब कई सारी संस्थाएं अब हमारे साथ आने के लिए तैयार है, उस माध्यम से विकास हो सकता है। अभी आपको थोड़ा बहुत पता होगा तो नरेंद्र महाराज जी, उनके माध्यम से एक एम्बुलेंस हमारे देवरी पीएससी को आई हुई है, देवरी रूरल हॉस्पिटल में उनने एक एम्बुलेंस दी है और उस एम्बुलेंस के माध्यम से अपन ग्रामीण के जो रुग्णालय है उनको अपन लाने ले जाने में उनकी वो सुविधा अपन प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसे ही कई और संस्थाएं हैं, उनको हमारी मांग चल रही है कि आप थोड़ा आगे आइए, हमारे और देवरी तालुका में जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है उनमें क्या कर सकते हैं, इनके लिए आप मदद कीजिए। आपको और एक चीज़ बताता हूँ कि जितने स्कूल है, अभी मेरा एक अभियान मैंने चलाया हूँ कि अभी तक क्या होता था कि स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से हर गांव में सार्वजनिक शौचालय बनते थे और सार्वजनिक शौचालय की स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि वो सार्वजनिक शौचालय में क्या होता है, अभी वो पूरे कोई आदमी वो सार्वजनिक शौचालय में जाता नहीं और उसकी देखरेख ग्राम पंचायत करती नहीं। तो अपन ने उसी योजना को अभी थोड़ा सा डाइवर्ट करते हुए क्या काम किए, वो जो सार्वजनिक शौचालय है वो अपन स्कूलों में देंगे ताकि बच्चों को उसका लाभ मिल सके। कम से कम हमने 100, अभी मेरे पास तो कुल मिलाकर वैसे तो बहुत ज़्यादा स्कूलें हैं, करीबन ज़्यादा नहीं तो 140 से 150 स्कूलें हैं, लेकिन उतनी अगर व्यवस्था नहीं भी हो सकती तो अभी हमने स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से जिला परिषद से मांगनी की और 67 सार्वजनिक शौचालय अपन हर स्कूल में दे रहे हैं। यानी जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ सभी स्कूलों में सार्वजनिक शौचालय अपन बनाने वाले हैं और उस माध्यम से वहाँ सबको सेवा मिले, ये हमारी
व्यवस्था है। इतना च नहीं, पंचायत समिति के पूरे क्षेत्र में जितने मेरी 55 ग्राम पंचायत है, 55 के 55 ग्राम पंचायत में कहाँ क्या बचा हुआ है, क्या क्या रुका हुआ है। अभी सबसे बड़ा विषय है वर्गखोली का। आपको बताता हूँ, जितनी स्कूलें हैं वहाँ पे जो बिल्डिंगें थी वो पूरी जीर्ण हो चुकी है। तो मेरी जिला परिषद से भी मांग है अभी कि हर कम से कम ज़्यादा नहीं तो 150 स्कूलें जो है जहाँ जीर्ण हो चुकी है, वर्गखोली की गरज है। तो वर्गखोली अपन ज़्यादा नहीं तो एक वर्गखोली हर गाँव में, हर स्कूल में दे सके, इतनी व्यवस्था अपन कराएंगे। और जिला परिषद से मेरे को मालूम है कि उतनी निधि नहीं है तो उतनी निधि नहीं मिल पाएंगी। तो अपन ने वही बात आमदार साहब को बताया कि आमदार साहब, जितनी अपन हर गांव में जो चावड़ा देते हैं उस चावड़ी के जगह में वर्गखोली दी जाए, ताकि चावड़ी में उतना उपयोग नहीं हो पा रहा है तो वो कम से कम बच्चों के लिए जो जीर्ण है। अभी तुमने कुछ दिनों पहले आपने एक घटना अभी सामने आई थी राजस्थान की, वैसी घटनाएं हमारे यहाँ ना हो सके ये अपन व्यवस्था करेंगे और हर स्कूल में एक वर्गखोली की व्यवस्था करेंगे। ये हमने आमदार साहब को भी निवेदन दिया हुआ है। बात अगर शिक्षा की कही जाए तो सालेकस्सा यह जो क्षेत्र है यह नक्सलग्रस्त क्षेत्र है और आदिवासी बहुजन समाज से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। इस पर क्या लग रहा है, शिक्षा के प्रति अगर बात की जाए और शिक्षा के अगर अभाव की बात की जाए, आज देखो तो कहीं ना कहीं टीचर स्टाफ की कमी भी है, क्या लग रहा है? देखो, टीचर स्टाफ की कमी है ये मुझे पता है और मैं सालेकसा के बारे में उतना तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं देवरी पंचायत समिति के क्षेत्र में जितने स्कूलें हैं जिला परिषद की, उनकी स्थिति अभी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा और अच्छी सुधर रही है। कई स्कूलें ऐसी हालत में थे, आपको अगर पता होगा तो देवरी में एक जिला परिषद हाई स्कूल था। एक समय था कि वहाँ पे अ ब क ड ई ऐसे 5-5 6-6 सेक्शन हुआ करते थे, लेकिन वहाँ अभी सेक्शन टूट गए थे, बीच में पूरी स्कूल बंद हो गई थी। लेकिन मेरे ख्याल से 3 साल जब से मैं उप सभापति इसमें बैठा, उसके बाद में ही वहाँ की जिला परिषद की स्थिति इतनी अच्छी सुधरी और वहाँ के कुछ अच्छे शिक्षक आने की वजह से अभी फिर से वो स्कूल स्टार्ट हुई है और वहाँ पे अच्छे बच्चे आ रहे हैं और वहाँ अच्छी सुख सुविधा और अच्छे सेक्शन भी वहाँ पे, यानी जो सेक्शन पूरी तरह टूट गए थे वो सेक्शन अभी बढ़ना चालू हो गए हैं। आपको एक बात बताता हूँ, हमारे यहाँ कि यहाँ के बच्चे पहले ग्रामीण क्षेत्र के शहर में जाते थे कॉन्वेंट में पढ़ने के लिए। आपको अगर पता होगा, आप जानकारी लेना, हमारे यहाँ जिला परिषद की स्कूल भागी में है। यहाँ देवरी के पास में 2 किलोमीटर के पहले भागी गांव है और वहाँ जिला परिषद की स्कूल है। वहाँ पे देवरी के बच्चे भागी में पढ़ने आते हैं जिला परिषद के स्कूल में, जबकि अपने यहाँ अपन कॉन्वेंट में अच्छा शिक्षण मिलता है करके यहाँ से अपन वहाँ भेजते थे। उल्टा हो गया है, अभी जिला परिषद में पढ़ने के लिए देवरी के बच्चे आ रहे, वो भी अच्छे क्वालिफाइड लोगों के आ रहे, गवर्नमेंट सर्वेंट के, अच्छे बड़े अधिकारी के, क्लास 1 लोगों के और अच्छे बड़े व्यापारियों के बच्चे भागी में पढ़ने आते हैं। क्यों? आज जिला परिषद की स्थिति कहीं ना कहीं सुधरी है, इसलिए तो जिला परिषद में पढ़ने इन्हें देवरी के लोग आ रहे हैं। यानी पहले ग्रामीण भाग के लोग जाते थे कहाँ पे, शहर में पढ़ने, अभी शहर के लोग ग्रामीण में आ रहे हैं। ये है अपने पंचायत समिति का ही कहीं ना कहीं और हमारे शिक्षकों का ही रोल है। और जिला परिषद का शिक्षक अगर अपने मन पे नहीं लेता तो वहाँ का बच्चा भागे में पढ़ने नहीं आता। ये सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि है। अभी नाम चर्चाओं में आया था विधायक संजय पुराम का, जो उनकी सुपुत्री है, उनका नाम जो है आदिवासी स्कूल में जो है दर्ज कराया गया। देखो, हमारे आमदार साहब की तो जितनी तारीफ करे उतनी कम है। आपको बताता हूँ कि यहाँ आमदारों के बच्चे यहाँ से अपने बच्चों को कहाँ भेजते हैं, नागपुर भेजते हैं, राजनांदगांव भेजते हैं, बड़े बड़े कॉलेजों में भेजते हैं। जिन कॉलेजों का बड़ा नाम होता है, जिन स्कूलों का बड़ा नाम होता है, वहाँ पढ़ने भेजते हैं अपने बच्चों को। जितना पैसा लगे उतना खर्चा करेंगे। लेकिन हमारे आमदार साहब ने अपने लड़के को आश्रम स्कूल में क्यों डाले? सबसे बड़ा विषय है कि भाई बाकियों के जो बच्चे पढ़ते हैं उनको जो सुख सुविधा मिल रही है, तो कम से कम मेरी बच्ची अगर वहाँ पढ़ेंगी तो ये समझ में तो आएगा और वहाँ मेरे बच्ची के वजह से बाकी बच्चों को भी उतनी सुख सुविधा मिलेगी और उस स्थिति को भी मेरे को पता चलेगा, इस बात की जानकारी मिलेगी और इस बात का मैसेज भी पूरे समाज में जाना चाहिए, पूरे क्षेत्र में जाना चाहिए कि मेरा बच्चा कहीं बहुत बड़े स्कूल में नहीं पढ़ता, वही उसी आश्रम स्कूल में पढ़ता है जहाँ आपके बच्चे पढ़ते हैं। इसलिए अपने बच्ची को भी उन्हें आम जनता के साथ में, आम लोगों के साथ में ही पढ़ाना उचित समझे। अभी जो है हालांकि भारतीय जनता पार्टी यह महायुति गठबंधन में है और महायुति गठबंधन की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का नारा अक्सर गूंजते रहता है कि सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास ही है। आप अच्छे ढंग से देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है कई ऐसे निर्णय हैं। आज जो 2 रुपये किलो का जो चावल मिल रहा है राशन दुकानों में,
कई लोगों को 2 रुपये तो किसी को पूरी की तरह फ्री में, जबकि ये बात सिर्फ अपने कोविड में लागू की गई थी फ्री में। लेकिन हमारे देश के जो पंतप्रधान है नरेंद्र भाई मोदी जी, इन्होंने क्या काम किए, 2027 तक पूरे का पूरा अनाज फ्री में कर दिए। यानी ग्रामीण भागों में जिनके घरों में चूल्हा नहीं जलता था, जिसको पैसे के अभाव में वो कभी कभी उसको 2 टाइम का खाना नसीब नहीं होता था, ऐसा कोई भी आदमी खाना खाए बिना नहीं सोना चाहिए। ये सोचकर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये पूरी व्यवस्था हर गांव में कराई और राशन दुकान में हर आदमी को, जो निचले स्तर का है, जो अपने घर में खेती बाड़ी नहीं भी रखता हो, जिसके पास व्यवस्था नहीं है, उन हर आदमी को आज अनाज मिल रहा है और ये पूरी व्यवस्था करा दी गई। और जो किसान भाई है उनको सम्मान के लिए कुछ मिलता नहीं था, आज किसान सम्मान निधि के माध्यम से साल के उनको 6,000 रुपये मिल रहे हैं और मुख्यमंत्री सहायता निधि से 6,000, ऐसे 12,000 रुपये हर किसान को मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये यूपी गवर्नमेंट का है ना। अगर हमारी सरकार अच्छी नहीं होती तो ये सब निर्णय लेती क्या। इतना ही नहीं तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने लाड़की बहन के लिए, यहाँ बहनाओं के लिए 1,500 रुपये महीने का इंतजाम कराया ताकि उसको इधर उधर भटकना ना पड़े। आज उनके खाते जो जनधन के जो खाते खुले थे, पहले लोगों का कहना था कि जनधन के खाते में पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ से लोग वहाँ पैसा डालेंगे। आज स्थिति इतनी अच्छी हो गई कि जनधन के खातों में किसान सम्मान निधि जा रही है और जनधन के खातों में लाड़की बहन का पैसा जा रहा है। उन खातों का उपयोग हुआ का नहीं हुआ, आज लोगों को बैंक का पता नहीं था। कई महिलाएं तो बेचारी बैंक क्या होती है उनको पता ही नहीं था, लेकिन आज स्थिति इतनी अच्छी है कि लोग, हमारी महिलाएं बैंक में जा रही है और विड्रॉल खुद के हाथों से करके घर में आ रही है। ये डेवलपमेंट नहीं है तो क्या है। एक तरफ देखा जाए तो अगर बोनस की बात कही जाए तो पिछले कुछ वर्षों के पहले आपने सुना होगा अक्सर कि बोनस की लूट होती थी, किसानों की लूट मची थी। 700 रुपये तो बोनस मिलता था, लेकिन 700 की जगह व्यापारी का कुछ परसेंट रहता था और किसान का कुछ परसेंट। और आज की हालत देखा जाए तो किसान के खाते में डायरेक्ट पैसा आ रहा है, इस पर क्या कहोगे। देखो, ये सबसे बड़ी उपलब्धि ये है, पहले क्या होता था 700 रुपये क्विंटल के ऊपर मिलता था। यानी क्विंटल के ऊपर अगर पैसा मिल रहा है तो वो सीधा सीधा क्या काम करता था, डायरेक्ट किसान से वो पूरा का पूरा पैसा व्यापारी ले लेता था। लेकिन आज की स्थिति कैसी हो गई कि किसान को डायरेक्ट अगर मान लो उसके पास 1 एकड़ भी खेती है, 1 हेक्टर का 20,000, अगर 2 हेक्टर खेती है तो 40,000, यानी उसके पास सिर्फ खेती उतनी है तो डायरेक्ट उसके खाते पे पैसा जा रहा है। यहाँ व्यापारी का कहीं ना कहीं दूर दूर तक रोल नहीं है, क्योंकि अगर क्विंटल के ऊपर अगर मिलता पैसा तो सीधा सीधा व्यापारी को मिलता, लेकिन क्विंटल के ऊपर मिल रहा है क्या, नहीं। जिसकी खेती है और जिसका सातबारा है उस किसान के खाते में डायरेक्ट बोनस जा रहा है। ये सबसे बड़ी हमारी सरकार की और हमारी उपलब्धि है। और ये अगर हमारी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती तो ये संभव नहीं था, और ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि किसानों के हित में हमारी सरकार सोच रही है और किसानों के हित में ही विचार करती है। हमेशा विपक्ष मौका देखते रहता है सत्ताधारी पक्ष को नीचा दिखाने के लिए, इस पर आपका क्या कहना है। देखो, विपक्ष तो मौका ही देखता रहता है ना। अभी आपको अगर थोड़ा बहुत पता होगा तो इलेक्शन के समय की जब लोकसभा आई, जब विधानसभा आई, इनने जोर शोर से नारा लगाया संविधान बदलने वाला है। लगाया कि ये झूठी अफवाह है, किसको पता नहीं है कि झूठी अफवाह है। उसके बाद में इलेक्शन पूर्ता ही संविधान बदल रहा था क्या, और इलेक्शन जब खत्म हो गया तब संविधान कहाँ गया इनका, तब उनकी मांग कहाँ गई। ये यहाँ की बातें आपको ये झूठा प्रचार कैसा करना, अफवाहें कैसी करना, ये कांग्रेस का काम है, बाकी और कोई दूसरा काम नहीं है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी इस फालतू झूठी अफवाहों की तरफ ध्यान देती नहीं। हाथी चले बाजार, कुत्ते भूखे हजार, इस माध्यम से चलती है, किसी से डरती नहीं और डंके के चोट पे काम करती है। तो दर्शकों, हमारे साथ में ये थे अनिल बिसेन, देवरी पंचायत समिति के सभापति, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। और इन्होंने जो है देवरी पंचायत समिति क्षेत्र को लेकर विकास कामों की बात तो कही, साथ में इन्होंने कहा कि आमगांव देवरी विधानसभा क्षेत्र में आज विकास ही विकास हुआ है। तो दर्शकों, बहुत ही जल्द अगले पार्ट में मिलेंगे। मैं गोंदिया से देवेंद्र दमाए, नमस्कार।